हाँ जी, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो थ्योरम करवाई है और जो अब थ्योरम करवाने जा रही हूँ, दोनों में डिफरेंस है कि पिछले थ्योरम के अंदर हमने सिर्फ 2 फोर्सेस कंसीडर किए थे, यहाँ हम एनी नंबर ऑफ फोर्सेस ले सकते हैं। थ्योरम का नाम है जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स। वहाँ हमने 2 फोर्सेस लेके उनके रिजॉल्व पार्ट्स निकाले। इट शुड बी इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट। यहाँ 2 की जगह 2 से ज़्यादा फोर्स आपको लेने हैं, स्टेटमेंट सेम ही है। द अलजेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ, वहाँ 2 फोर्सेस थे, यहाँ एनी नंबर है। एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, बस ध्यान रखना है वो 2 फोर्स के लिए या 2 से ज़्यादा के लिए। प्रूफ भी उसी के बेस करते हैं। और पेपर में अगर ये थ्योरम आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ यही प्रूफ करना, अगर लॉन्ग में आती है तो पहले 2 वाला प्रूफ करना, फिर आप ये प्रूफ करोगे। आपको इसका प्रूफ बुक से ही करवा रही हूँ मैं। लेट P1, P2, P3, Pn बी एन करंट फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट O एंड OX विद द गिवन डायरेक्शन। वहाँ पर भी हमने सेम लिया था, बस फोर्सेज PQ लिए थे। यहाँ फोर्सेज हैं P1, P2 एंड सो ऑन अप टू Pn। लेट R1 बी द, यहाँ प्रूफ भी हम 2 लेके ही करेंगे। लेट R1 बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P1, P2। अब उसने n फोर्सेज ना लेके सिर्फ फर्स्ट 2 फोर्सेज लिए हैं, P1, P2। P1, P2 कंसीडर किए, उसके रिजल्टेंट का नाम दे दिया R1। अब आपके ये जो 2 फोर्स हैं वो सिर्फ एक सिंगल फोर्स R1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। इट मीन्स आपके पास अब फोर्सेस जो P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn था, P1, P2 कन्वर्ट हो चुके हैं R1 में। तो अब आपके पास फोर्स बच गए हैं R1, P3, P4, Pn। तो अब नेक्स्ट जो मैं 2 फोर्स लूंगी वो मैं कौन सा लूंगी, एक R1 ले लो और एक P3 ले लो। तो देखो आपकी बुक में यही किया होगा। लेट R1 बी द रिजल्टेंट ऑफ P1, P2 एंड R2 बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस R1 एंड P3। क्या किया, R1 और P3 के रिजल्टेंट का नाम क्या दे दिया, R2। तो फिर फोर्सेस क्या बच जाएंगे, R2, P4, V5 सो ऑन। अब अगर मैं R2 को देखूं, R2 2 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, R1, R3 का, और R1 किसका कॉम्बिनेशन है, P1, P2 का। तो इट मीन्स अगर मैं कहूँ R2 कितने फोर्सेस का रिजल्टेंट है, P1, P2, P3। R1 किसका रिजल्टेंट था, P1, P2 का। R2 किसका रिजल्टेंट है, P1, P2, P3 का। एंड सो ऑन। फाइनली Rn-1 बी द रिजल्टेंट ऑफ Rn-2 एंड Pn। इसको देखो हमने कैसे लिखा है, देखो R2 बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस R1। R2 था तो एक हमने R1 लिया, P3 लिया, यानी कि जो R लेना है वो तो इस सफिक्स से एक कम लेना है, और जो P लेना है वो इससे एक ज्यादा। जैसे R2 है, 2 से 1 वाला सफिक्स कम लोगे तो यहाँ R1 आ जाएगा, 2 से बड़ा 3, P3। यानी कि P का जो सफिक्स लेना है वो रिजल्टेंट वाले से एक बड़ा लेना है और इसका छोटा। अब आपने रिजल्टेंट वो लेना है जो कि सबको कवर अप कर जाए। लास्ट फोर्स कौन सा है, Pn। तो यहाँ मैंने क्या लिया, Pn। अगर यहाँ Pn लिया, यहाँ फोर्स क्या आ जाएगा, Rn-2, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको या ऊपर से ही देख लो आप। अगर मैंने यहाँ P3 लिया था तो इसके साथ कौन सा फोर्स था, R1, यानी कि इसके सफिक्स में 2 का डिफरेंस था, 3 से छोटा था 2। यहाँ सफिक्स n है तो कौन सा रिजल्टेंट आएगा, Rn-2। इसमें से 2 आपको सेपरेट करने पड़ेंगे और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, Rn-1। क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हो R1, P3 का रिजल्टेंट R2 था, मतलब दोनों के बीच में था, 1 और 3 के बीच में था। यहाँ n-2 और n, इनके बीच में क्या आएगा, n-1। इससे एक बड़ा लेना है, इससे छोटा लेना है। इससे छोटा करूंगी तो n-1, इससे बड़ा करूंगी, इसमें प्लस करूंगी तो अगेन क्या आएगा, n-1। तो Rn-1 बी द रिजल्टेंट ऑफ Rn-2 एंड Pn, so that Rn-1 is the resultant of P1, P2, P3 and so on Pn। हाँ जी, अब करते हैं रिजोल्व। नाउ रिजोल्व पार्ट ऑफ R1 along OX। R1 किस किस का रिजल्टेंट था, P1, P2 का। तो पिछली थ्योरम लगा दो,
दैट विल बी इक्वल टू algebraic sum of resolved part of P1 P2 along OX। सिमिलरली रिजोल्व पार्ट ऑफ R2 along OX लो, R2 किस का रिजल्टेंट है, R1 P3 का, तो पिछली थ्योरम लगा दो R1 P3 में। अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ R1 एंड P3 along X एक्सिस। अब यहाँ R1 रिजोल्व पार्ट ऑफ R1 ये ऊपर से पुट कर दो, रिजोल्व पार्ट ऑफ R1 किसके इक्वल है, सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ P1 P2, इट मीन्स R1 की जगह क्या आ जाएगा P1 P2, अलजेब्राइक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स ऑफ P1 P2, इस R1 की जगह P1 P2 आ गया एंड P3 along X एक्सिस। इसी तरह आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहो। तो लास्ट में आपका लास्ट फोर्स क्या आया है, Rn-1, तो रिजोल्व पार्ट ऑफ Rn-1 along OX is equal to algebraic sum of resolved part of Rn-2 and Pn। Rn-2 and Pn along OX it is equal to algebraic sum of resolved part of Rn-2 की जगह आ जाएगा P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn-1 और एक ये Pn है, तो टोटल आपके पास P1 से लेकर Pn तक आ जाएंगे। इसी तरह से आपने ये जनरलाइजेशन करनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से समझ लेना, आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट आर्टिकल पे रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। अभी तक आपने रिजोल्व पार्ट निकालना सीखा है। अब हम क्या है कि आपके पास बहुत सारे फोर्सेस दे रखे हैं, हम उनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, मैं आपको यहाँ ज्योमेट्रिकली ही चीजें सिखा देती हूँ, वर्डिंग्स वाली आप पूछ पढ़ लेना। देखो उसने 3 फोर्स लिए हुए हैं, अभी इस फिगर से समझा देती हूँ। 3 फोर्सेस लिए हैं, एक लिया P1 फोर्स एक्स एक्सिस के साथ α1 एंगल, P2 फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल α2, P3 फोर्स एक्स एक्सिस के साथ α3 एंगल। देखो अगर मेरे पास सिर्फ 2 ही फोर्स हो और उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो मेरे पास है पैरेललोग्राम जिससे मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं और कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो मैं हमेशा रिजोल्व करके करूँगी, जो कि मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो 3 फोर्स लिए P1 P2 P3, इनके एंगल लिए α1 α2 α3 विद एक्स एक्सिस। सपोज करते हैं लेट R इन तीनों का रिजल्टेंट है, कहीं पर भी आप ले सकते हो, इट डजेंट मैटर कि आपने कहाँ लिया, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। लेट R बी द रिजल्टेंट और उसका एंगल कितना है थीटा। तो आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, R रिजल्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको पता है R की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्शन मतलब इस थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्शन दे देगी। करना क्या है, इसमें लगा ऊपर वाली थ्योरम कहते हैं कि जितने ज्यादा आपके फोर्सेस हो उनका रिजोल्व पार्ट ले लो किसी भी डायरेक्शन में और उसको ऐड कर दो। इट शुड बी इक्वल टू रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग दैट डायरेक्शन। तो देखो अगर मैं एक्स एक्सिस लेती हूँ, P1 का कंपोनेंट अलोंग OX कितना आ जाएगा, P1 cos α1, P2 का कंपोनेंट P2 cos α2, P3 का कंपोनेंट P3 cos α3, तीनों को ऐड कर दो, मीन्स P1 cos α1 प्लस P2 cos α2 प्लस P3 cos α3। इट शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना है R का एंगल कितना है थीटा, तो इट शुड बी इक्वल टू R cos थीटा। तो देखो आपके में ये लिखा है R cos थीटा इज इक्वल टू P1 cos α1 P2 cos α2 P3 cos α3, जनरल इन्होंने Pn तक ले लिया एंड सो ऑन Pn cos αn। ठीक है, इट शुड बी इक्वल, इसने जस्ट नाम दे दिया, पूरी टर्म बार बार ना लिख के एक्स का नाम दे दिया। आप दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ऐसे ही OY के लॉन्ग वाई एक्सिस के, ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया। फिर हमें निकालना है वाई के लॉन्ग। वाई के लॉन्ग निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है, जो आपने एक्स के लॉन्ग निकाला है जहां जहां कोस है उसकी जगह साइन कर दो, ऑटोमेटिकली वाई के लॉन्ग आ जाएगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना। ये देखो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट था, जहां कोस है साइन कर दो, R sin थीटा, P1 sin α1 प्लस P2 sin α2 प्लस P3 sin α3 Pn sin α1। वाई के लॉन्ग निकाले तो इसलिए इसको नाम वाई दे दिया। अब मुझे अगर R की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, R आ जाएगा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड R² इज इक्वल टू x² प्लस y², R निकालोगे तो √ आ जाएगा। ठीक है, और एंगल निकालना हो तो दोनों एंगल का मतलब थीटा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाई 10 cos थीटा इज tan थीटा, थीटा यहाँ से निकल जाएगा tan इनवर्स y/x।
तो आपने भी क्वेश्चन में यही करना है, जितने भी फोर्सेस आपको दे रखे हों सबका कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लो, सबको ऐड कर दो, इट इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट कर दो। ऐसे ही y के अलोंग निकालोगे, अगर आपने x के अलोंग ठीक ठाक निकाल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस को जस्ट साइन में कन्वर्ट करना है, वो आपके पास r साइन थीटा आ जाएगा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे r आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन करने में जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एंगल का। एंगल ध्यान से निकालना। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो एंगल निकालने में मिस्टेक करते हैं, मीन्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अगर बुक में सीधे सीधे दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार चीजें घुमा के दे देते हैं तो वहाँ स्टूडेंट्स एंगल निकालने में प्रॉब्लम करते हैं। अगर आपने एंगल ठीक निकाल दिया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं।